नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम रीट शिक्षक भर्ती 2021 हेतु हिंदी का गोल्डन पेपर नंबर 34 करने वाले हैं। पूरे ही 30 प्रश्न, अधिकतर प्रश्न आरबीएससी की किताब से है और बाकी के प्रश्न आपके शिक्षण वीडियो के। साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टेस्ट है आज का ये। इसके बाद में साइकोलॉजी का टेस्ट आपके 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, एक और बात इस टेस्ट के बारे में, लगभग 2-3 प्रश्न आपको इसमें डाउटफुल लगने वाले हैं साथियों। तो मैं जिन प्रश्नों पे कहूँ कि भाई इसमें आपको क्या ये भी लगता है, तो उसके लिए ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। प्रश्न संख्या 1 है, इनमें से अशुद्ध है मूसल प्लस धार मूसलाधार, सीम प्लस अंत सीमंत, दीन प्लस नाथ दीनानाथ, विश्व प्लस अमित्र विश्वामित्र। तो साथियों, अशुद्ध की बात यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है, आपको कौन सा इसमें अशुद्ध लग रहा है। प्रश्न संख्या 1 में सही आंसर का चुनाव करना है। तो देखो, मूसल प्लस धार से मूसलाधार बनता है, सीम प्लस अंत से सीमंत बनता है, दीन प्लस नाद से दीनानाद बनता है। तीनों ही दीर्घ संधि के अपवादों में चलते हैं, लेकिन यहाँ ये जो चौथा विकल्प है विश्व प्लस अमित्र, तो साथियों विश्व प्लस अमित्र विश्वामित्र नहीं होता है, बल्कि विश्व प्लस मित्र विश्वामित्र होता है। तो फिर ये जो चौथा विकल्प है ये क्या है, यहाँ अशुद्ध है। इसलिए चौथा विकल्प ही आपके सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। तो साथियों, प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, दूरदर्शन शब्द में समास होगा संबंध तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो पहले तो हम इसका विच्छेद करके देख लेते हैं, मतलब इसका विग्रह करके देख लेते हैं। अगर जो समास विग्रह हमको पता है तो फिर हम आसानी से इसको बता सकते हैं कि भाई कौन सा इसमें समास लगा हुआ है। तो साथियों, संबंध में तो आता है का, के, की। तो देखेंगे दूर का दर्शन, दूरदर्शन नहीं होता है, दूर का दर्शन गलत है साथियों। अपादान से अलग होना, तो देखो दूर से दर्शन, बिल्कुल यही सही आंसर है साथियों। दूर से दर्शन, दूरदर्शन का समास विग्रह होगा और इसमें अपादान तत्पुरुष समास ही होगा। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में सही है। देखो, करण तत्पुरुष इसमें नहीं आएगा क्योंकि अलग होने के अर्थ में है यहाँ पर। दूर से मतलब हम उस चीज़ से दूर है, तो अलग हैं उस चीज़ से, ठीक है। इसलिए सेकंड विकल्प भी आपके प्रश्न 2 में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा विकल्प उपसर्ग की दृष्टि से गलत है। अद, अद कच्चा, अद मरा, अद पई, सह, सहकारी, सहज, सहोदर, अभि, अभ्यास, अभंग, अभ्युदय, परि, परि का परिवेश, पर्यंत और पर्याप्त। तो यहाँ पर आपको उपसर्ग की दृष्टि से गलत विकल्प का आपको देखना है कि भाई कौन सा गलत है। तो देखो, पहला जो विकल्प है अद वाला, तो अद कच्चा, अद मरा, अद पई, तीनों में ही अद उपसर्ग लगा हुआ है। दूसरा है सह, तो सहकारी, सहज, सहोदर, तीनों में ही सह उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन तीसरा विकल्प कह रहे अभी, तो अभी प्लस आस अभ्यास हो जाता है, अभी प्लस उदय अभ्युदय हो जाता है। लेकिन ये जो अभंग शब्द है साथियों, ये अभी का उदाहरण नहीं है, बल्कि अ प्लस भंग से ये शब्द बना है। तो इसमें अभी नहीं है, अ उपसर्ग है। इसलिए आपके जो थर्ड विकल्प है ये आपके विकल्प की उपसर्ग की दृष्टि से गलत है। बाकी ये विकल्प तो गलत है, लेकिन परि, परिवेश, पर्यंत और पर्याप्त, परि प्लस वेश, परि प्लस अंत, परि प्लस आप्त, इस प्रकार से इनका विग्रह हो जाता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। किस शब्द में प्रत्यय है ननिहाल, बेहाल, खुशहाल, बहाल। तो साथियों देखो, ब प्लस हाल, बे प्लस हाल, दोनों में प्रत्यय नहीं है, बे और ब उपसर्ग लगा हुआ है। अब या तो तीसरा विकल्प सही रहेगा या पहला विकल्प। तो साथियों, ननिहाल में मूल शब्द है नानी, और नानी में हाल प्रत्यय लगने से शब्द बन जाता है ननिहाल, मतलब ये इस शब्द में क्या है, प्रत्यय है। तो चौथा विकल्प ही सही है। खुशहाल में साथियों, हाल तो यहाँ पर मूल शब्द है, और हाल कैसे हैं, खुश मतलब अच्छे हैं। तो साथियों इसमें हाल प्रत्यय नहीं है, बल्कि हाल यहाँ मूल शब्द है। इसलिए तीसरा विकल्प आपके आंसर नहीं रहेगा, ओनली प्रथम विकल्प ही प्रश्न 4 में सही है।
तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। 5वां प्रश्न साथियों, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है थकावट, बुराई, बचपन और बुढ़ापा। तो देखो क्रिया से जो हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो थकावट शब्द थकान से बनाया गया है और थकान क्या है साथियों, एक क्रिया है, अतः ये क्रिया से भाववाचक बनी है, इसलिए प्रथम विकल्प ही आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। बाकी बुरा शब्द एक विशेषण है, बच्चा शब्द एक संज्ञा है, बूढ़ा शब्द एक संज्ञा है, तो ये सारी ही क्रिया से नहीं बनी है, ओनली प्रथम विकल्प जो है यही क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। 6वां क्वेश्चन देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 है, इनमें से कौन सा सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। बहुत से छात्र पुस्तकालय में जाते हैं ताकि अच्छे नंबर ला सके। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं और राम आया और मोहन चला गया। तो राम के आने पर मोहन चला गया और से वाक्य जुड़ रहा है, ये संयुक्त वाक्य का है। पहला जो विकल्प है, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि विद्यालय कल बंद रहेगा, तो ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो ये चौथा और पहला तो आपका आंसर नहीं है। राइट आंसर है लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, ये एक सरल या साधारण वाक्य का उदाहरण है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। मोहन के दोस्त सोहन ने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो देखो मोहन का एक दोस्त है जिसका नाम है सोहन, उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो ये जो उद्देश्य का विस्तार है, उद्देश्य का मतलब कर्ता से लिया जाता है। अब यहाँ कर्ता कौन है, सोहन है, तो सोहन के पहले का जो वाक्य है वो सारा ही उद्देश्य या कर्ता का विस्तार हो जाएगा। तो मोहन के दोस्त जो शब्द है, तो देखो यहाँ पर ये जो शब्द है ये उद्देश्य का विस्तार के अंतर्गत आएगा। उद्देश्य का विस्तार का मतलब क्या होता है, कर्ता के पहले जो वाक्य होता है वही कहलाता है उद्देश्य का विस्तार। तो सेकंड विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न नंबर 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। 8वां क्वेश्चन, छात्रों ने परीक्षा परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतर होगा। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए और छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। तो साथियों ऊपर जो एक वाक्य लिखा हुआ है इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है कि भाई इसका मिश्र वाक्य का रूपांतरण क्या होगा। तो देखो छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, तो ये एक साधारण वाक्य है जिसका अगर हम मिश्र वाक्य में परिवर्तन करें तो वो होता है जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। प्रथम यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 में थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। तो 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है। सार्थक का उपयोगी, दाता का याचक, मनुष्यता का पशुता और गहरा का उतला। तो साथियों विलोम की दृष्टि से अगर हम देखें तो गहरा का उतला ही होता है, मनुष्यता का पशुता ही होता है, दाता का याचक ही होता है। लेकिन जो सार्थक शब्द है, सार्थक का साथियों निरर्थक होना चाहिए, उपयोगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपयोगी और निरंतर तो एक जैसे ही अर्थ देने वाले शब्द है। इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 9 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं दुर्भी संधि, छद्म संधि, कूट संधि और दुष्ट संधि। देखिएगा जब बुरे भाव से कोई संधि हम करते हैं तो फिर उसको क्या कहा जाता है साथियों, दुष्ट संधि नहीं कहते हैं, कूट संधि नहीं कहते हैं, छद्म संधि नहीं कहते हैं, बल्कि उसको दुर्भी संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि किसी बुरे भाव से की गई होती है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 10वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। रेखांकित शब्द का रूप होगा, शुद्ध रूप होगा, ठीक है। पारमुखापेक्षी, परामुखापेक्षी, परमुखापेक्षी और प्रमुखापेक्षी। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा ये जो परामुखापेक्षी शब्द है इसका आपको शुद्ध रूप बताना है कि भाई कौन सा जो रूप है
वो इसका शुद्ध है। तो राइट आंसर है देखो पारमुखापेक्षी गलत होता है, परामुखापेक्षी भी गलत होता है, लेकिन परमुखापेक्षी ये जो शब्द है ये यहाँ पर परामुखापेक्षी का शुद्ध रूप है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 12 पर। तो साथियों आपके प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन होगा, एक वचन होगा, द्विवचन होगा, बहुवचन होगा या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो हिंदी में वचनों के 2 ही प्रकार चलते हैं, एक तो आता है एक वचन और एक आता है बहुवचन। द्विवचन जैसी चीज़ हिंदी में नहीं चलती है साथियों। तो देखिए रेखांकित शब्द क्या है, यहाँ पर जनता एक रेखांकित शब्द है, तो जनता में आपको वचन बताना है। जनता शब्द में कौन सा वचन होता है, कई बार बता चुका हूँ, एक वचन होता है साथियों हमेशा ही। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। तो साथियों आपके प्रश्न संख्या 13 है, सुरेश अपने मित्र रमेश को लेकर जयपुर शहर में घूम रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है और सामान्य भूतकाल है। तो देखो सुरेश नाम का एक लड़का है जो अपने मित्र रमेश के साथ में जयपुर शहर घूम रहा है। तो घूम रहा है मतलब क्रिया वर्तमान में जारी है, और जहाँ पर क्रिया वर्तमान में जारी होती है वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो 14वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? बुद्धि ने घर घर जाकर उपदेश दिए, ये पूर्ण विराम चिन्ह लगा हुआ है। उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक लगा हुआ है। और पिता पुत्र में झगड़ा हो गया है। तो साथियों विराम चिन्ह का जो गलत प्रयोग किया गया है, चौथे विकल्प में पूर्ण विराम है, दूसरे विकल्प में प्रश्नवाचक है, प्रथम विकल्प में पूर्ण विराम है। लेकिन तीसरा विकल्प कह रहा है कि भाई विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इसमें कोई प्रश्न थोड़ी पूछा जा रहा है साथियों, इसलिए यहाँ पर जो थर्ड विकल्प है ये विराम चिन्ह के गलत प्रयोग की ओर संकेत दे रहा है। तो थर्ड विकल्प ही 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। 15वां क्वेश्चन है, नाश कर देना अर्थ के लिए मुहावरा है। पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना और पानी भरना। तो देखो कोई यूँ कहा जाता है ना कि भाई अरे नाश कर दिया तूने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई किए कराए पर क्या फेर दिया, पानी फेर दिया। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। तो 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। किस क्रम में मुहावरा है? ऊंची दुकान फीके पकवान, जो गुड़ खाए सो कान छिदाई, 3 लोक से मथुरा न्यारी और दूर के डोल सुहावने लगते हैं। तो देखो 3 तो इसमें है लोकोक्तियाँ और एक है मुहावरा, उसी मुहावरे का आपको चयन करना है। तो साथियों ऊंची दुकान फीके पकवान एक लोकोक्ति है, जो गुड़ खाए सो कान छिदाए एक लोकोक्ति है, 3 लोक में मथुरा न्यारी ये भी एक लोकोक्ति है। लेकिन साथियों यहाँ पर ये जो चौथा विकल्प है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, यहाँ पर ये एक मुहावरे का उदाहरण है। बाकी तीसरा दूसरा पहला तो विभक्तियों के उदाहरण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। 17वां प्रश्न, निदानात्मक शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? निदान विषय वस्तु के एक भाग का होता है, निदान में समय की एक निश्चित बाध्यता नहीं होती है, निदान में अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं और निदानात्मक केवल सामूहिक होता है। तो बताओ भाई कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 में सही रहेगा? देखो जो निदानात्मक परीक्षण है इसमें छात्रों की कमजोरियों को ज्ञात किया जाता है। तो जो सही कथन नहीं है, तो पहला कथन कह रहा है कि भाई निदान विषय वस्तु का एक भाग होता है, बिल्कुल सही है। निदान के अंतर्गत विषय वस्तु आ जाती है। निदान में समय की एक निश्चित बाध्यता नहीं होती है, निदान में अंक प्रदान किए जाते हैं और निदान केवल सामूहिक रूप से होता है। तो भाई निदानात्मक सामूहिक। तो अब यहाँ पर सही कथन की बात करें तो पहला कथन कह रहा है सही कथन नहीं है, ऐसा पूछा है, सॉरी। निदान विषय वस्तु का एक भाग होता है, सही बात है। निदान में समय की एक निश्चित बाध्यता नहीं होती है, सही बात है। निदान में अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं, सही बात है। लेकिन निदान केवल सामूहिक होता है, ये गलत है साथियों, क्योंकि निदान सामूहिक के साथ में वैयक्तिक भी आप कर सकते हो। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर।
तो साथियों आपके प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे। 18वां क्वेश्चन है, किसने ज्ञानात्मक पक्ष को उद्देश्यों में प्रस्तुत किया? ब्लूम ने, क्रेथवाल ने, सिम्पसन ने और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसके उद्देश्यों को प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? B.S. ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा किया गया था, जिसमें इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा था और जिसका उच्चतम स्तर होता है मूल्यांकन होता है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 18वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो 19वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं साथियों। 19वां क्वेश्चन है, भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण के किस पक्ष पर बल देती है? भाषा विज्ञान पर बल देती है, सैद्धांतिक ज्ञान पर बल देती है, व्यवहारिक ज्ञान पर बल देती है या आदर्शवादी ज्ञान पर बल देती है? तो देखो जो भाषा संसर्ग प्रणाली है इसका नाम सभी ने सुन ही रखा होगा। ये विधि किस पर बल देती है साथियों? व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विधि है ये, अच्छे से याद कर लीजिएगा। भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण के किस पक्ष पर बल देती है? तो व्यवहारिक पक्ष पर ये बल देती है। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? थर्ड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां क्वेश्चन है, समवाय प्रणाली में शिक्षण होता है उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाकर व्याकरण का ज्ञान करवाना, सभी विषयों के समेकित ज्ञान करवाना, व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराना और गद्य व पद्य के साथ व्याकरण का शिक्षण कराना। तो साथियों जो समवाय प्रणाली है उसके बारे में पूछा है। समवाय प्रणाली का मतलब ये नहीं होता है कि भाई सभी विषयों का समेकित ज्ञान आप एक साथ दो, ये विकल्प गलत है। व्याकरण का अलग से सैद्धांतिक ज्ञान कराया जाता है, ये भी गलत है साथियों। उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़ाकर व्याकरण का ज्ञान करवाना, तो ये भी नहीं है। समवाय प्रणाली में तो क्या होता है, गद्य और पद्य के साथ में ही बच्चों को व्याकरण कराना सिखाया जाता है साथियों। मतलब व्याकरण की शिक्षा किस में दी जाती है? गद्य पद्य पाठ जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें जो व्याकरण के शब्द आते हैं उनसे यदि हम बच्चों को व्याकरण की शिक्षा दें तो वही समवाय प्रणाली या सहयोग प्रणाली कहलाती है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 20 में, यही सही आंसर है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। 21वां प्रश्न, लेखन क्षमता के आकलन के लिए व्याकरण संबद्ध भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट को सफाई और सुंदरता की लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा और अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा। तो साथियों 21वें क्वेश्चन में हम 2 ऑप्शन तो हटा देते हैं। भाई व्याकरण संबद्ध भाषा को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। लेकिन अगर हम दूसरे या चौथे विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करें जो कि लेखन क्षमता के आकलन के लिए होता है, तो साथियों लेखन क्षमता का यदि आपको आकलन करना है तो अभिव्यक्ति विचारों को आपको जांचना होगा कि बालक जो विचारों को अभिव्यक्त कर रहा है किस प्रकार से कर रहा है। ये सबसे बेस्ट माना जाता है साथियों अभिव्यक्ति क्षमता का विकास लेखन में भी। विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा प्रश्न नंबर 21 में। अब एक प्रश्न तो ये डाउट वाला है, मैंने कहा था कि 2-3 प्रश्न डाउट वाले रहेंगे, तो कई लोगों के मन में अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भों को देखना होगा भी आया होगा। तो जिसके माइंड में आई है ये चीज़ वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। बाकी चौथा विकल्प यहाँ सबसे बेस्ट है, इसलिए हम चौथे विकल्प पर गए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। आपके 22वां प्रश्न, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास कराना चाहिए उनको, अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर बल देना चाहिए, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री पर बल देना चाहिए और पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यासों पर बल देना चाहिए। तो देखो बच्चों में पठन कुशलता का विकास करना है तो साथियों पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास उतने इम्पोर्टेंट नहीं माने जाते हैं, ये तो आपका गलत ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद में अर्थ की अपेक्षा उच्चारण शुद्धता पर बल देना चाहिए, ये भी गलत हो जाता है। अब वापस एक और प्रश्न कन्फ्यूजन वाला ये है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे साथी हैं उनको लगेगा कि भाई प्रथम विकल्प है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास कराना, लेकिन साथियों राइट आंसर है इसका विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री। ऐसी स्थिति में क्या होता है, रीट में अगर ये प्रश्न आ भी जाते हैं तो भाई उस पर आप रीट लगा सकते हो, आंसर भी चेंज हो जाता है। तो देखो विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी, इसके लिए भी आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। तो 23वां क्वेश्चन ये देखिएगा, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण रिक्त स्थान है बीच में पर बल देता है, रचनात्मकता पर बल देता है, भाषा प्रयोग पर बल देता है, अभिव्यक्ति पर बल देता है और अनुकरण पर बल देता है। तो जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है साथियों, ये रचनात्मकता अभिव्यक्ति भाषा प्रयोग पर नहीं बल्कि अनुकरण पर बल देता है।
विकल्प नंबर आपका 4 सही है 23 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। किस सहायक सामग्री का प्रयोग वस्तुओं के तुलनात्मक अध्ययन हेतु किया जाता है? फ्लेनल बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ग्लोब और ग्राफ। तो देखो, तुलनात्मक अध्ययन यदि आपको कराना है बच्चों का, तो साथियों ग्राफ सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ग्राफ के माध्यम से आप दो भी या दो से अधिक चीज़ों के बीच तुलना आसानी से कर सकते हो। तो चौथा विकल्प आपके 24वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना, मौन पठन करना और बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक दूर करना। तो साथियों सस्वर पठन का मतलब होता है वह पठन जो कि स्वर के साथ किया जाता है, उसको ही सस्वर पठन कहते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है बच्चों में पढ़ने संबंधी जो झिझक होती है उसको दूर करने के लिए ही सस्वर पठन का अभ्यास प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 25 में, यही सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो देखो, आपके प्रश्न संख्या 26 है साथियों, बोलना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, ऊंची आवाज़ में बोलना, बोलने की गति तेज रखना और आंखों दे का वर्णन। तो देखो, बोलने की गति की बात की जा रही है साथियों। ऊंची आवाज़ में बोलना तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा नहीं, ना ही बोलने की गति तेज रखना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या तो प्रथम विकल्प है या चौथा विकल्प है, दोनों में से एक विकल्प का चुनाव करो। तो देखो, इसका शुद्ध उच्चारण भी सही है। तो देखो, इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चौथे विकल्प में और पहले विकल्प में रहेगा साथियों। तो देखो, बोलना कौशल में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण माना जाता है आंखों देखा वर्णन भी और शुद्ध उच्चारण भी, तो फिर दोनों ही विकल्प इसमें सही रहेंगे। प्रश्न नंबर 26 में रीट में दोनों ही मानने पड़ेंगे, फिर भी फर्स्ट चॉइस की बात करें तो शुद्ध उच्चारण लगा देना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। तो प्रश्न संख्या 27, प्रभावी रूप से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है ध्वनियाँ, वार्तालाप, कविता पाठ और भाषण। तो देखो, अपने अंदर कोई चीज़ है, यदि हम उसको बाहर लाना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो विषय वस्तु नहीं है उसका चयन आपको करना है। तो साथियों देखो, कविता पाठ के माध्यम से भी हम अपनी योग्यताओं को बाहर ला सकते हैं, वार्तालाप और भाषण से भी बाहर ला सकते हैं, लेकिन साथियों ध्वनियों को यहाँ पर आप यूँ नहीं कह सकते हो कि भाई जो ध्वनियाँ होती है ये प्रभावी रूप से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु है, तो नहीं है। ध्वनियों से आप अपनी बात आसानी से नहीं कह सकते साथियों, इसलिए आपके प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। तो 28वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र और सरल जानकारी। तो देखो, प्राथमिक स्तर पर बालकों की बात की जा रही है, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए साथियों? यहाँ पर रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। भाई रोचक विषय वस्तु रहेगी मतलब जिसमें बालकों की रुचि होती है, तो फिर वो रंगीन भी रहेगी, क्योंकि रंगीन में भी रुचि होती है, इसलिए रंगीन यहाँ पर सही नहीं रहेगा, बल्कि रोचक विषय वस्तु ही आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट, तो साथियों प्रश्न नंबर 28 में आपके रोचक विषय वस्तु सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 पर आते हैं, जो कि इस टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों। इसके बाद में साइकोलॉजी का, और साइकोलॉजी के बाद में ईवीएस का 3 से 4 के बीच में आता है, तो उसको भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र और व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो देखो, प्राथमिक स्तर पर बात पूछी जा रही है, तो जो हिंदी भाषा शिक्षण है इसके सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है साथियों, वो माना जाता है भाषा प्रयोग के अवसर देना, क्योंकि आप जितने ज़्यादा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर दोगे तो वो उतने ही ज़्यादा उस चीज़ में एक्टिव रहेंगे साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 29 में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आपसे प्रश्न संख्या 30 क्या पूछ रहा है। तो साथियों आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखो, जिन जिन प्रश्नों में 2-3 प्रश्नों में डाउट है उनको जरूर चेक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा साथियों। तो निम्न में से किस विधि का प्रयोग अधिकतर कविता शिक्षण के दौरान किया जाता है? अनुध्वनि, अक्षर बोध विधि, रसस्वादन विधि और कहानी विधि। ये 4 विकल्प है। देखो, उस विधि का नाम बताना है जिसमें यहाँ पर अधिकतर कविता शिक्षण के दौरान ही किया जाता है। तो कविता शिक्षण के दौरान ही जो किया जा रहा है तो साथियों वो है रसास्वादन विधि। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 30 में सही है। तो ये हिंदी का टेस्ट पूरा हुआ। कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर जाइएगा।
साथियों मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।